हेलो फ्रेंड्स। आज हम सोनम वांगचुक के बारे में पढ़ेंगे। ये लद्दाख के एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं तथा लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में इनको लद्दाख को शामिल करने की बात कर रहे हैं, है ना। हाल ही में इनको सिंगू बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया था और अभी रिलीज भी कर दिया गया है। लेकिन ये एक काफी सालों से संघर्षरत थे, तो उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इनका परिचय देखते हैं। सोनम वांगचुक भारत के एक अभियंता, नवाचारी और शिक्षा सुधारक है। वो छात्रों के एक समूह द्वारा 1988 में स्थापित स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, है ना, के संस्थापक निर्देशक भी हैं। संस्थापक छात्रों के अनुसार वो एक ऐसी विदेशी शिक्षा प्रणाली से पीड़ित है जिसे लद्दाख पर थोपा गया है। सोनम को ACCOML परिसर को डिजाइन करने के लिए भी जाना जाता है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है और खाना पकाने, प्रकाश या तापन या हीटिंग के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करता। अगर इनका परिचय हम देखें तो सोनम वांगचुक को सरकारी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार, ग्रामीण समुदाय और नागरिक समाज के सहयोग से 1994 में ऑपरेशन न्यू होप शुरू करने का श्रेय भी प्राप्त है। सोनम ने बर्फ स्तूप तकनीक का आविष्कार किया है, जो कृत्रिम हिमनदों का निर्माण करता है। शंकु आकार के इन बर्फ के ढेरों को सर्दियों के पानी को संचय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वांगचुक 2009 में तब चर्चा में आए जब उनकी कहानी ने राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित थ्री इडियट में आमिर खान के किरदार फुंगसुक वांगडू को प्रेरित किया। उन्हें असली जीवन फुंगसुक वांगडू के रूप में संदर्भित किया जाता है। हालांकि उनका कहना है कि वो फुंगसुक वांगडू नहीं है। आपने आमिर खान की पिक्चर देखी होगी थ्री इडियट, जिसमें आमिर खान जब अंत पिक्चर का अंतिम सोर्स देखते हैं आप, तो आमिर खान लद्दाख में फुनसुक वांगडू के रूप में बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आते हैं, है ना। तो ये उस घटना को संदर्भित कर रहा है। प्रारंभिक जीवन अगर देखें तो वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के लेह जिले के अलची के पास हुआ था। उन्हें 9 वर्ष तक की उम्र में किसी स्कूल में दाखिला नहीं दिलाया गया था, क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। उनकी मां ने उन्हें उस उम्र तक उनकी मातृभाषा में सभी मूल बातें सिखाई। उनके पिता सोनम वांगलिया एक कांग्रेसी राजनेता, जो बाद में राज्य सरकार में मंत्री बने, श्रीनगर में तैनात थे। 9 साल की उम्र में उन्हें श्रीनगर ले जाया गया और श्रीनगर के एक स्कूल में दाखिला दिया गया। क्योंकि वो अन्य छात्रों की तुलना में अलग दिखता था, इसलिए उसे ऐसी भाषा में संबोधित किया जाता था जिसे वो नहीं समझता था, जिसके कारण उसकी प्रतिक्रिया की कमी को उसे बेवकूफ समझने की गलती हुई। वो इस अवधि को जीवन के सबसे काले हिस्से के रूप में याद करते हैं। 1977 में वो दिल्ली आ गए, अकेले दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में स्कूल के प्रिंसिपल के सामने अपना ये मामला रखा, है ना। ये अलची गांव जहां उनका जन्म हुआ। वांगचुक ने 1987 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक पूरा किया। इंजीनियरिंग स्ट्रीम में चुनाव को लेकर अपने पिता के साथ मतभेदों के कारण उन्हें अपनी शिक्षा का खर्च खुद उठाना पड़ा। उनके पिता चाहते थे कि मेरा लड़का सिविल इंजीनियर बने, जबकि इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज किया था। इसी कारण उनके पिता से उनका मतभेद हो जाता है। उन्होंने 2011 में फ्रांस के ग्रेनोबल में क्रेटर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में अर्थन आर्किटेक्चर में 2 साल की उच्च शिक्षा भी ली है ना। आजीविका की अगर बात करें तो 1988 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वांगचुक, है ना, अपने भाई और 5 साथियों के साथ ने लद्दाख में छात्रों के शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत की। सासपोल के सरकारी हाई स्कूल में स्कूल सुधारों के साथ प्रयोग करने के बाद सेकमोल ने सरकारी शिक्षा विभाग और गांव की आबादी के सहयोग से ऑपरेशन न्यू होप प्रारंभ किया। इन्होंने एक ऐसा स्कूल खोला जहां पे ऐसे लोग एडमिशन ले सकते थे जो पहले फेल हो चुके हो या जीवन में असफल रह रहा हो, या कोई कॉलेज स्कूल उनको एडमिशन नहीं दे रहा है ना। तो आपने मूवी में भी देखा वो थ्री इडियट में वो कई बार कहता है कि पढ़ाई करने के लिए फीस नहीं लगती है, सिर्फ ड्रेस चेंज करने की जरूरत होती है। तो इस तरह से बातों से प्रेरित होकर फुंगसुक वांगडू जो रोल था
वो दिखाया गया है। देश का ऐसा स्कूल जहाँ बार बार फेल होने को वाले को मिलता है एडमिशन, नहीं लगती है कोई फीस, ये स्कूल है ना। आगे अगर देखें तो जून 1993 में अगस्त 2005 तक वांगचुक ने लद्दाख की एकमात्र प्रिंट पत्रिका लॉर्डॉक्स मेकोन की स्थापना की और उसके संपादक के रूप में कार्य किया। 2001 में उन्हें हिल काउंसिल की सरकार में शिक्षा और सलाहकार नियुक्त किया गया। 2002 में अन्य एनजीओ प्रमुख के साथ मिलकर उन्होंने लद्दाखी एनजीओ के एक नेटवर्क लद्दाख स्वैच्छिक नेटवर्क की स्थापना की और 2005 तक सचिव के रूप में इसकी कार्यकारी समिति में कार्य किया। उन्हें लद्दाख हिल काउंसिल सरकार के विजन डॉक्यूमेंट लद्दाख 2025 के मसौदा समिति में नियुक्त किया गया है और 2004 में शिक्षा और पर्यटन पर नीति तैयार करने का काम सौंपा गया। दस्तावेज को औपचारिक रूप से 2005 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। 2007 से 10 तक वांगचुक ने शिक्षा सुधारों के लिए शिक्षा मंत्रालय का समर्थन करने के लिए काम करने वाली डेनिश एनजीओ एमएस के लिए शिक्षा सलाहकार के रूप में कार्य किया। 2013 के अंत में वांगचुक ने आइस स्तूप का एक प्रोटोटाइप तैयार किया और उसका आविष्कार किया, जो एक कृत्रिम ग्लेशियर है जो सर्दियों के दौरान विशाल बर्फ शंकु या स्तूपों के रूप में बर्बाद होने वाले जल को संग्रहित करता है, जो बाद में वसंत के दौरान पानी को छोड़ता है क्योंकि वे पिघलने लगते हैं, जो किसानों को पानी की आवश्यकता होती है। उन्हें 2013 में जम्मू और कश्मीर राज्य बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में नियुक्त किया गया है ना। ये कृत्रिम स्तूप 2014 में उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राज्य शिक्षा नीति और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ पैनल में नियुक्त किया गया था। 2014 में सोनम ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स की स्थापना पर काम शुरू कर दिया है। वो इस बात से चिंतित है कि कैसे अधिकांश विश्वविद्यालय, विशेषकर पहाड़ों में स्थित विश्वविद्यालय, जीवन की वास्तविकताओं के लिए अप्रासंगिक हो गए हैं। 2016 में वांगचुक ने फार्मा स्टेज लद्दाख नामक एक परियोजना शुरू की, जो पर्यटकों को लद्दाख के स्थानीय परिवारों के साथ रहने का अवसर प्रदान करती है, जिसे माताएं और मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं चलाती है। इस परियोजना का आधिकारिक उद्घाटन 18 जून 2006 को त्सेंग रिनपोचे ने किया। अगर हम नवाचार के बारे में देखें तो अगर नवाचार के बारे में हम देखें इनका, वांगचुक लद्दाख, सिक्किम और नेपाल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कई निष्क्रिय और सौर मिट्टी की इमारतों के निर्माण की डिजाइनिंग और देखरेख में मदद कर रहे हैं, ताकि ऊर्जा बचत सिद्धांतों को बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके। -30 डिग्री सेल्सियस की सर्दियों में भी रैम्स अर्थ से बना उनका सौर ऊर्जा से चलने वाला स्कूल छात्रों को गर्म रखता है। वांगचुक के नेतृत्व में सेकमोल ने जुलाई 2016 में फ्रांस के लियोन में मिट्टी की वास्तुकला का 12वीं विश्व कांग्रेस में सर्वश्रेष्ठ इमारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेरा पुरस्कार जीता। सेगमोल में स्थित रैम्ड अर्थ बिग बिल्डिंग परिसर को निष्क्रिय और वास्तुकला के सिद्धांतों पर सरल, कम लागत वाली पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया था। इमारत में एक बड़ा शोर गर्म शिक्षण हॉल, साथ ही छात्रों और अन्य कक्षाओं के लिए कई कमरे शामिल है। बर्फ स्तूप, जो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक ऐसे बर्फ स्तूप का निर्माण किया है जो कृत्रिम है और जब गर्मियां आती है तो इससे जो लद्दाख के लोगों के पानी की आवश्यकता है वो पूर्ति होती है। मोबाइल सौर ऊर्जा चालित टेंट इन्होंने निर्माण किया। फरवरी 2021 में वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले टेंट का विकास किया। प्रत्येक टेंट में लगभग 10 सैनिक रह सकते हैं। वांगचुक के अनुसार उन्हें ये नवाचार तब सूझा जब उन्हें पता चला कि लगभग 50,000 भारतीय सैनिक उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कठोर मौसम की स्थिति में काम कर रहे थे। यह आविष्कार दिन के समय ऊष्मा ऊर्जा को इंट्रैप करता है और रात के दौरान टेंट को गर्म रखने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है ना। अगर उनकी राजनीतिक पारी को देखें तो 2013 में लद्दाख के छात्र समुदाय के बार-बार अनुरोध पर वांगचुक ने न्यू लद्दाख मूवमेंट, है ना, न्यू लद्दाख मूवमेंट एक सामाजिक अभियान और ग्रीन पार्टी के लद्दाख संस्करण को लॉन्च करने में मदद की, जिसका उद्देश्य स्थायी शिक्षा,
पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए काम करना था। का उद्देश्य लद्दाख के विकास के लिए सभी स्थानीय राजनेताओं को एक बैनर के तहत एकजुट करना भी था। आखिरकार सदस्यों ने इसे एक गैर राजनीतिक सामाजिक आंदोलन बनाने का फैसला किया। ये वाला मूवमेंट न्यू लद्दाख। इन्होंने चीनी उत्पादों के बहिष्कार की भी बात कही। जब जून 2020 में भारत चीन सीमा झड़पों के जवाब में सोनम वांगचुक ने भारतीयों से वॉलेट पावर का उपयोग करके उस चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की। इस अपील को प्रमुख मीडिया घरानों ने कवर किया और विभिन्न हस्तियों ने इसका समर्थन किया। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद पूरे भारत में चीनी सामानों के बहिष्कारों का आह्वान किया गया है ना, किया गया है। ये आप वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको स्पष्ट समझ में आएगा। जो कि चीन में बना है, इसे भी मैं एक हफ्ते में अपनी जिंदगी से अलग कर रहा हूं और एक साल के अंदर हर वो चीज जिस पे मेड इन चाइना लिखा है उसे जिंदगी से निकालने जा रहा हूं। हमें चीनी लोगों से कोई समस्या नहीं है, चीनी सरकार और उनकी रवैयों से समस्या है। जब तक चीन में परिवर्तन ना हो हमें ऐसा करना होगा। और आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में ऐसे इवेंट्स करें जहां लोग प्रतिज्ञाएं करें कि चीनी सामान का बहिष्कार करें जब तक चीन में परिवर्तन ना हो। और मैं सालों से कहता रहा हूं कि 21वीं सदी में देश के लिए जान देने की नहीं बल्कि जिंदगी देने की जरूरत है। देखा आपने लद्दाख स्वायत्तता विरोध। 20 जनवरी 2023 को लद्दाख के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को उजागर करने और भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत इसके संरक्षण की मांग करने के लिए वांगचुक ने खारदुंगला दर्रे पर उपवास करने का प्रयास किया। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें घर में नजरबंद करके उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित करके साथ ही लोगों को उनसे मिलने को रोककर खारदुंगला जाने से रोक दिया। पुलिस ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें खारदुंगला दर्रे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से कम था, जो उपवास के लिए अनुपयुक्त था। उन्होंने HIAL परिसर में उनका समर्थन कर रहे उनके कुछ छात्रों को भी हिरासत में लिया। वांगचुक ने HIAL परिसर में अपना विरोध और उपवास जारी। ये देखो -40 डिग्री सेल्सियस में ये उपवास पर बैठे हुए थे, है ना। ये इनके संघर्ष की कहानी है। आगे अगर हम देखें लद्दाख स्वायत्तता का ये विरोध में लद्दाख से नई दिल्ली मार्च कर रहे थे अभी कुछ दिनों पहले, तो इनको सिंघू बॉर्डर पर भी अरेस्ट कर लिया गया है। मार्च 2024 में उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय और औद्योगिक और खनन लॉबी से लद्दाख की सुरक्षा की मांग पर दबाव बनाने के लिए आमरण अनशन शुरू किया। उन्होंने 6ठी अनुसूची के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के लिए 21 दिवसीय जलवायु उपवास भी शुरू किया है। 30 सितंबर 2024 को वांगचुक और उसके समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया है। देखो, मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि लद्दाख को वो 6ठी अनुसूची के तहत क्यों शामिल करना चाह रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि जो केंद्र सरकार है लद्दाख में जो बड़े-बड़े पूंजीपति है उनके लिए दरवाजे खोल रही है और इससे क्या हो रहा है, वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगर इसको 6ठी अनुसूची के तहत रख दिया जाएगा लद्दाख को, तो वहाँ के जो भूमि है उन पर क्षेत्रीय काउंसिल जो वहाँ के लोग हैं उनका अधिकार हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वहाँ जो जमीन अपने हिसाब से मनमाने तरीके से नहीं खरीद पाएंगे, है ना। तो ये उनका कहना है कि अगर हमको 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता दी जाए, जबकि केंद्र सरकार का अगर कहें तो जब भाजपा सरकार ने अपना वो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, है ना। परंतु अब वो इस बात से मुकर रहे हैं और उनका मानना है कि इसको देने से जो विकास के कार्य बाधित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा अभी चल रहा है। अब देखते हैं आगे सरकार क्या डिसीजन रहती है और वांगचुक जी का भी अपना क्या कदम रहता है ना।
अगर वांगचुक जी के वो जीवन करियर को देखें तो उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। सबसे प्रमुख अवार्ड अगर देखा जाए तो 2018 में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। ये अवार्ड एशिया का नोबेल कहलाता है ना। एशिया का नोबेल के रूप में ये अवार्ड जाना जाता है ना। रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया के नोबेल के रूप में जाना जाता है। 2018 में भी उनको अवार्ड मिला है। 18-17 में भी उनको बहुत सारे अवार्ड मिले। 16 में 2 अवार्ड मिले। 14, 2008, 4, 2, 1, 1996 इनको मतलब बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, है ना। तो एक भारत के जाने माने व्यक्तित्व हैं और इनने जो मुद्दे उठाए हैं वो काफ़ी विचारणीय भी है, भारत सरकार के लिए भी है और हमारे लिए भी है कि हम कैसे लद्दाख के सांस्कृतिक परिदृश्य को बनाए रखें और लद्दाख के जो क्षेत्रीय विविधता का सम्मान किया जा सके। और लद्दाख की सीमा चूंकि चीन से लगी हुई है तो हमको वो मैटर भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे किसी तरह का चीनी इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाए। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। अगले वाले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।